जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। उत्पाद सिपाही के लिए एक लंबे समय के बाद इस क्लास में आप जुड़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य और इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को। कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद। अक्सर जब हम किसी पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं, किसी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये कविता क्यों लिखी गई और इसके लिखने के पीछे कौन सी प्रेरणा थी, उस समय का देश काल वातावरण कैसा था। इसे समझने के बाद उस कविता को समझना बहुत आसान होता है। तो ये जो कविता है आत्मकथ्य, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। चलिए पहले इससे जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी हो और मुंशी प्रेमचंद को ना जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसने साहित्य ना भी पढ़ा है वो भी प्रेमचंद के नाम से भली भांति वाकिफ है। तो मुंशी प्रेमचंद के संपादन में एक पत्रिका निकलती थी हंस। उसमें एक विशेषांक निकलना था और वो विशेषांक आधारित था आत्मकथा पर। आत्मकथा यानी कि खुद के बारे में कहानी लिखना, खुद की जो जीवन यात्रा है, खुद की जो कहानी है उसको लिखना। तो वैसा एक विशेषांक छपने वाला था। तो प्रेमचंद जी ने सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी से भी आग्रह किया कि वो अपनी आत्मकथा लिखकर दें। लोगों के कहने पर भी जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आता था। उन्हें लगता था कि उनका जीवन बहुत सामान्य है और ऐसा कुछ भी विशिष्ट नहीं है जिसे वो दूसरों के सामने रख सके। और इसी तरह उनके अंदर आत्मकथा को लिखने को लेकर के एक असहमति थी और उस असहमति के पीछे उनका कुछ तर्क था कि मैं क्यों आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ। और इसी तर्क और असहमति से उत्पन्न हुई है यह कविता आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस में वही आत्मकथा विशेषांक जो था उसमें प्रकाशित हुई थी। कवि ने इसे छायावादी शैली में लिखा है। छायावादी शैली कहने का मतलब है कि वो बात जो कहना चाहते हैं उसको वो किसी आवरण में कहते हैं, किसी माध्यम से कहते हैं, सीधे सीधे नहीं कहते। तो कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। एक सेकेंड, ये बीच में एक कॉल आ गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, आप आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम था कि सर आ रहे हैं, वो नोटिस मैंने देखा था। मैं एक्चुअली दूसरे कार्यालय में हूँ। आप तो जैक आएंगे और मैं वहाँ पे हूँ जैसे ही आती हूँ। वाह, ठीक है सर, हैप्पी जर्नी। और मैं अभी एक ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, तो मैं फिर बाद में बात करती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन कॉल जरूरी थी। तो हम बात ये कर रहे थे कि उन्होंने इसे लिखा कैसे। तो अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने खरी बोली और ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, एकदम आम व्यक्ति माना है, जिसमें ऐसा कुछ भी महान या रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरित हों और सुख प्राप्त कर सकें। यह दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है कि इतने महान कवि हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जिसे वो दूसरे को बता सके और दूसरे उससे प्रेरणा ले सके। इतनी सारी बातें हमने की है कवि के बारे में, तो ये जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा हम उन्हें और जान लें। तो हिंदी के छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1800
1889 ईस्वी यानी कि 1889 में वाराणसी में हुआ। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई और इनके जो रचना है उसका स्तर देखिए कि हम जब स्नातकोत्तर करते हैं तब भी हम प्रसाद को पढ़ते हैं। इनके ऊपर ढेरों रिसर्च हो चुके हैं और इनकी जो शिक्षा थी वो 8वीं से ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने घर में रहकर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि विषयों का आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 8 वर्ष की आयु में उनके आंखों के समक्ष उनके माता पिता और बड़े भाई का निधन हो गया। इन सभी कष्टों को झेलते हुए ये काव्य रचना करने लगे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, ये सारे इनके ये जो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है, ये इनके काव्य है। और कामायनी विशेष करके इनकी ख्याति का मुख्य आधार रहा है। कामायनी एक ऐसा ग्रंथ इन्होंने रचा जिसको लेकर के इनकी बहुत ही प्रसिद्धि हुई है हिंदी साहित्य जगत में। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी और राजश्री, ये सारे इनके नाटक हैं और इनके नाटक जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं, इसलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 इनके उपन्यास हैं। छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये चारों इनके कहानी संग्रह हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की। इनकी भाषा सरल, सहज है और छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव को प्रकट करने वाली है। इनकी भाषा शैली ओज और माधुर्य गुण से भरी हुई है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, ये इनके काव्य की विशेषता है। इनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ। 1937 में इनका निधन हुआ है। अब हम जानेंगे इनका जो काव्य है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आत्मकथ्य, उसे जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका वाचन कविता का। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह सागर गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यह कविता है आत्मकथ्य और अब हम कविता के काव्यांशों के भावार्थ को जानते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। अब यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद भंवरे के माध्यम से, मधुप किसे कहते हैं, भंवरे को, तो भंवरे के माध्यम से कवि अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भंवरे,
गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। हे मन रूपी भंवरे, तुम गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहे हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज कहीं। कभी जीवन की इच्छाएं, ये जो पत्तियां हैं वो कवि जीवन की इच्छाओं का प्रतीक है। तो वो कहते हैं कि जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण ना पाकर मुरझाकर कितनी गिर गई हैं। अर्थात मेरे जीवन में खुशी पहुंचने वाली खुशियां, मतलब जो ऐसे क्षण होते जो मुझे खुशियां दे पाती, वो एक एक करके उन सभी का साथ छूट गया है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा कहते हैं विशाल नीले आकाश को। तो कवि कहते हैं कि इस विशाल विस्तार वाले आकाश में ना जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन का मतलब होगा गंदा और उपहास का अर्थ होगा मजाक। तो कवि कहते हैं कि इन महान पुरुषों ने जो अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा यह जो जीवन है वह अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यानी कि मेरा जो यह जीवन है वो, दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी, तो कई अभावों कई कमजोरियों से भरा हुआ है। और फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी यह दुर्बलताएं, मेरे जीवन की जो कमियां हैं, जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह दूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और अगर मान लो मैं कह भी दूं, अगर मान लो मैं कह भी दूं, तो तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो क्या तुम्हें सुनकर सुख होगा, अच्छा लगेगा, जब तुम मेरे मन के इस खाली गागर को देखोगे जिसमें कोई भाव नहीं है। खाली गागर, गागर रीति, खाली गागर, इसका मतलब है कि ऐसा मन, मन गागर किससे भरता है? पानी से भरता है। लेकिन मन किससे भरता है? भावों से भरता है। तो ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं है। और किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन भी भावों द्वारा, तुम, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही अपने आप को इसके लिए दोषी समझ लो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में जो, तुम्हारे मन में जो खालीपन है उसे तुम भरना चाहते हो। किससे? मेरे भावों से। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कि मेरे भावों से तुम अपना जो खालीपन है उसे भरना चाहते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन के खालीपन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो। यानी कि मेरे जीवन में जो खालीपन है, मेरा मन जो भाव से शून्य हो गया है, इसके लिए तुम अपने आप को दोषी ना समझो और तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम ही वह कारण हो जिसके कारण मेरा मन भाव से रहित हो गया है।
आगे कहते हैं कि यह तो दुर्भाग्य की बात है, यह तो विडंबना है। विडंबना यानी कि दुर्भाग्य, कि यह तो दुर्भाग्य है कि मैं अपने ही सरल मन की हंसी उड़ाऊं। क्योंकि जो मन सरल होता है उसी में भाव होता है, वही ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि मैं अपने सरल मन की ही हंसी उड़ाऊं और भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। तो जो व्यक्ति सरल होता है वह दूसरे के स्वभाव को नहीं समझ पाता, और अगर वो कभी अपनी कमियां प्रकट करें या लोगों के छलपूर्ण व्यवहार को या दुनिया से मिले हुए धोखे को अगर वो सबको दिखाने लगे तो कैसा हो। वो अपने सरल मन का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहते कि उस सरल मन का छला जाना वो दुनिया को दिखाएं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। उज्जवल गाथा यानी कि सुख भरी कहानी, गाथा यानी कि कहानी, और उज्जवल यानी कि प्रकाशित। तो वो प्रकाशित कब होगा? जब उसमें बहुत सारा सुख होगा। तो ऐसा नहीं है कि कवि के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, उनके जीवन में सुख के भी क्षण आए हैं, लेकिन उनके जो सुख है वह निजी है। ऐसा अनुभव जिसे वह दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहते, वो इतने निजी अनुभव हैं कि कवि उसको स्वयं तक ही रखना चाहते हैं। कवि अपनी इस कविता में वस्तुतः कवि अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। तो वो कहते हैं कि खिलखिलाकर हंसते हुए प्रिया के साथ बात करते हुए जो चांदनी रातें बीती हैं, जो अच्छी मधुर यादें हैं, उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला कहाँ वह सुख, वो सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जग गया था। सुख तो मेरी बाहों में आते आते, यानी कि आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। यानी कि मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई और मुझे सुख की प्राप्ति हुई ही नहीं। मुस्कुराकर यानी कि मुस्कुराकर। अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे होता है, जैसे प्रेम में पड़े हुए जो लोग होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ ठिठोली करते हैं, और उस ठिठोली में ही क्या है कि वो जो सुख है उनके पास, ऐसा लगता है मानो वह भी उनके साथ ठिठोली कर रहा हो, और वह ठिठोली एक क्रूर मजाक में बदल गया हो, जहां पर वह उसका आलिंगन करना तो चाहते हैं लेकिन वह उनके पास इतने पास आ जाता है कि वह उसका आलिंगन कर सके, लेकिन वह अचानक मुस्कुराकर भाग जाता है और उनके जीवन में जो सुख है वो कभी उनको मिलता नहीं है। आप भी संघर्ष कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो आपका लक्ष्य है, कई बार ऐसा होता है कि आप उसके इतने निकट पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य के इतने निकट पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि बस अब तो सफलता बस चंद कदमों पर है, लेकिन अचानक वह पलट जाती है और मुस्कुराकर भाग जाती है। आप उसका आलिंगन नहीं कर पाते। इसी तरह कवि कहते हैं। अब अगला जो इसका भाग है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो कवि अपने प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इसमें जो कवि है वो अपनी प्रेमिका का वर्णन कर रहे हैं, तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि उसके जो कपोल है, कपोल यानी कि जो गाल है, वो कैसे है। तो बिल्कुल अरुण कपोल, यानी कि लाल लाल उसके गाल हैं, लालिमा युक्त गाल हैं, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रेम
बिखेरती हुई उषा उदित हो रही है। हम लोग अरुण का जो संदर्भ है वो कैसे लेते हैं? तो सूर्य जब उदित हो रहा होता है और उस वक्त में जो बाल सूर्य है जो अभी उगा है और उसकी लालिमा आकाश में फैली है, उसको हम अरुणिमा कहते हैं। जो लालिमा फैलती है उसको, उस सूर्य को हम अरुण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेमिका के जो गाल हैं उसकी तुलना कवि करते हैं उस अरुण से और कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो उषा की जो लाली है वो छिटक रही हो। आगे कवि कहते हैं कि आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की जो थकान है उसे दूर करता हूँ। यानी कि उसी के जीवन की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा है, पाथेय है। और वो कहते हैं कि उनके जीवन में सुख के कुछ ऐसे पल कभी नहीं आए जिससे कोई प्रेरित हो सके। क्या तुम मेरे दुख भरी कहानी को खोलकर, उसके सीवन को खोलकर उघेर कर देखना चाहते हो? और ये जो एक पंक्ति है कि सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, बड़ी भावुक पंक्ति है। कंथा आप जानते होंगे क्या होता है, कि पुराने कपड़े जितने होते हैं घर में, जैसे आप इतने बड़े हैं, मान लेते हैं कि आप 23-24 साल के हैं, लेकिन आपके 1 साल 2 साल 3 साल के जब आप रहे होंगे, उस वक्त के कपड़ों को भी माँ जो है वो संभाल के रखती है और उसके बाद क्या करती है कि कंथा बनाती है। यानी कि नीचे एक मतलब बड़ा कपड़ा डाल दिया, उसके ऊपर छोटे छोटे सारे कपड़ों को सेट कर दिया, फिर एक बड़ा कपड़ा डाल दिया और उसको सिल देती है। और इस तरह से जो आपका जितना भी पुराना कपड़ा है वह एक कंथा में बदल जाता है। उस कंथा को बिस्तर वगैरह में बिछाने में उपयोग में लाते हैं। लेकिन कभी जब वो सीवन उसकी उधर जाती है और उसमें से आपको वो कपड़ा मिलता है जब आप 1 साल के थे, या आपका पहला जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो निकलता है, उसके बाद कैसा माहौल होता है, क्या संवाद होता है? तो उस वक्त में जो बातचीत होती है वो क्या होती है कि उस समय क्या हुआ था, और आप अपने 20 साल 22 साल पीछे लौट जाते हैं। लेकिन जो बचपन की स्मृति है वो बड़ी सुखदायी है, उसका बात करते हुए आनंद आता है। लेकिन जीवन में कुछ कष्ट हो, उसको आपने कंथा बना दिया कि वो कष्ट मुझे दिखे नहीं, और अचानक कोई सीवन उधेर कर उन कष्टों को निकाले और आपके साथ उसकी बातें करे, क्या होगा? तो वो जो कष्ट है, कवि कहते हैं कि तुम सीवन को उधेर कर मेरे कंथा की देखना चाहते हो, यानी कि मेरे सारे कष्टों को तुम उधेरना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, लघु है, उसकी बड़ी बड़ी कथाएं बनाकर मैं तुम्हें क्या कहूं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और खुद अपने बारे में कुछ ना बताऊं, मौन रहूं, चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? क्योंकि दूसरों के सुनने से, दूसरों को सुनने से क्या होता है, एक हो सकता है कि दूसरे का जीवन प्रेरणादायी हो, मुझे कुछ सीखने को मिले। लेकिन मेरा जीवन तो बिल्कुल खाली है, खोखला है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है अच्छा जिसे सुनकर कोई प्रेरणा ले सके। तो मैं दूसरों को की ही सुन लूं, यही अच्छा रहेगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी यह जो सरल भोली सी आत्मकथा है। भोली इसलिए, भोला किसको कहते हैं? जिसमें कोई छल प्रपंच नहीं होता है। और साधारणतः जब हम आत्मकथा लिखते हैं, यानी खुद के बारे में लिखते हैं, तो क्या होता है, लोग अपने अच्छे पक्षों को दिखाते हैं, अपने उन पक्षों को दिखाते हैं जिसको देखकर समाज को अच्छा लगेगा, लेकिन वो अपने मन के छालों को छुपा जाते हैं। अपने जीवन के जो काला भाग है उसको दुनिया के सामने नहीं लाते हैं। जबकि आत्मकथा का प्योर होना, शुद्ध होना बहुत जरूरी है कि उसमें कोई फिल्टर ना हो। लेकिन होता क्या है,
जब आपको खुद के बारे में ही कहीं पर बोलने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेंथ को बताएंगे, अपनी वीकनेस को नहीं बताएंगे, या वीकनेस को भी बताएंगे तो इस आवरण में बताएंगे कि वो वैसा प्रतीत ना हो जैसा आपने उसे भोगा है। तो यह काम जो है वो क्या है? वो छल है। हम अपने जीवन को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भोला है, भोली आत्मकथा, यानी कि जिसमें कोई फिल्टर नहीं है, तो कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या सुख पाओगे? मेरा दुख इस समय शांत है। मेरा दुख इस समय शांत है। क्यों? क्योंकि कवि ने उसको सीवन की तरह सिल दिया है, कंधे में बंद कर दिया है, अपनी बातों को भुलाने की चेष्टा की है। मेरा दुख इस समय थक कर सोया है, इसीलिए अभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं आया है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी कि अभी मेरे मन के जो कष्ट हैं, व्यथाएं हैं, वो थक कर सोई हैं। अभी मैं उन्हें कुरेदना नहीं चाहता, इसीलिए यह समय मेरे लिए आत्मकथा लिखने का नहीं है। यह कविता अपने आप में आप भी महसूस कर रहे होंगे अभी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने बारे में सोचने को मजबूर करती है। और कवि का यह उद्गार ऐसा लगता है मानो कि आत्मकथा ना लिखते हुए भी उन्होंने अपने आप के बारे में, आत्मकथा लिखने की जो परंपरा है उसके बारे में गहरी बातें कह दी हैं। और हर एक व्यक्ति, हर एक पाठक को जो इस कविता को पढ़ता है, श्रोता हो या पाठक हो, सुन रहा हो या पढ़ रहा हो, मजबूर कर दिया है कि वह अपने जीवन के बारे में भी सोचे, झांके, देखे। तो मुझे उम्मीद है यह कविता आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और अब चलते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो देखिए, प्रश्न जो कविताओं से आते हैं उनमें एक तो सामान्य सा प्रश्न बन जाता है कि कवि जो है वो कवि के जीवन के परिचय के बारे में, उनका जीवन कैसा था, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, कौन सी रचना उनकी है, कौन सी रचना उनकी नहीं है, इस तरह के सामान्य प्रश्न बन जाते हैं। एक कविता के मूल भाव से प्रश्न बन जाता है और बाकी कविता के जो कथ्य है उनसे प्रश्न बनते हैं। कवि किसकी स्मृतियों के सहारे जीवित है? माँ की, प्रेमिका की, बेटे की, मित्र की। आपको पता होगा सही उत्तर क्या है? प्रेमिका के। दूसरा प्रश्न, सीवन को उधेर कर देखना से कवि का क्या तात्पर्य है? कविता पढ़ना, प्रेम में पढ़ना, निराश होना या आत्मकथा लिखना? तो इसका अर्थ है आत्मकथा लिखना, क्योंकि सीवन को उधेर कर देखना यानी कि अपने जीवन के पीछे जाकर के उसकी कहानियों को जमा करना। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा रहा है? क्लेश रहित, सुखी, इनमें से कोई नहीं, या दुखी? तो हम कह सकते हैं दुखी रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? क्रांतिवादी, छायावादी, दरबारी या प्रगतिवादी? तो हमने जब इनके परिचय के बारे में बात की थी तो बार बार कहा है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है, अधिक है, कम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उन्होंने चर्चा किया है कविता में ही कि उनके जो दुख और अभाव हैं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो अब जो व्यथाएं हैं वह क्या है? मौन है। सही उत्तर मौन है। कवि ने अपनी आत्मकथा लिखकर किन यादों को ताजा नहीं करना चाहते हैं? अपनी आत्मकथा लिखकर किन यादों को ताजा नहीं करना चाहते हैं? कड़वी, प्रिय, निजी, मधुर? तो वो अपनी कड़वी यादों को ताजा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर निजी और मधुर और प्रिय के संदर्भ में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप याद रखिएगा कि वो अपनी निजी, प्रिय और मधुर स्मृतियों को साझा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी कड़वी स्मृतियों को ताजा नहीं करना चाहते हैं। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो धोखा उनको मिला है वो
मित्रों से ही मिला है कविता के आधार पे। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है, दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने दुखदाई जीवन जिया है और उसकी चर्चा वो दूसरों से नहीं करना चाहते हैं। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? रोना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। तो कवि दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं, यह इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, कवि का जीवन किस तरह खाली है? नीले आकाश की तरह, बंजर भूमि की तरह, खाली घड़े की तरह या इनमें से कोई नहीं। तो कवि का जीवन खाली घड़े की तरह खाली है। रीता कागर उन्होंने अपने जीवन को कहा है। मुझे उम्मीद है आज के इस क्लास से आपको काफ़ी लाभ होगा और इस कविता के संबंध में आप अच्छे से जान पाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में या किसी और माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप इस कविता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया होगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनका हल आप आसानी से कर पाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं एक दूसरी कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।